सवाल मासूम बच्चियों का है, लड़कियों का है, महिलाओं का है और इसीलिए आज IBC 24 इस पर 1 घंटे की बड़ी बहस करने जा रहा है, जिसमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी होंगे, पालक संघ के लोग भी होंगे और हमारी 2 संवाददाता होंगी जो आपको बताएंगे। और ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोगों को कम से कम इतना अवेयर कर दिया जाए कि ये घटना दोहराई ना जाए। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस ड्राइवर की घिनौनी करतूत के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया और यह IBC 24 की खबर का असर था। उन्होंने कहा कि इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, इससे मामले की सुनवाई जल्द होगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि दोषी को कठोर से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई जल्द सुनिश्चित की जाए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और स्कूल प्रबंधन से भी घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। यानी जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें सम्मान के साथ उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। 1 मिनट होल्ड। जो दूसरे आरोपी हैं, यानी कौन आरोपी है? आरोपी दूसरे हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, स्कूल प्रबंधन, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। पहले आरोपी का जो मुख्य आरोपी था ड्राइवर हनुमान जाटो, जिसका बदला हुआ नाम बंटी यादव है, उसे तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरे आरोपी के साथ इतना सम्मानित व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह भी IBC 24 का सवाल है। मंत्री उषा ठाकुर ने भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। कांग्रेस विधायक हीना कावरे ने कहा है कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और सत्र तो चल रहा है। उन्होंने कहा है इस मामले को वो उठाएंगी। तो इसमें हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो आपको थोड़ी देर में टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखेंगे। चूंकि ये सवाल मासूमों से जुड़ा हुआ है, लड़कियों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर बहस बहुत जरूरी हो जाती है। और हमारी 2 संवाददाता भी है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करा दें। नीतू त्रिपाठी जी हैं, ये सदस्य हैं पालक संघ की, ये हमारे साथ जुड़ी है। नीतू जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। और साथ ही साथ अरुणा मोहन राव जी हैं, ये रिटायर्ड स्पेशल DG रही हैं और ये महिला सेल की ADG भी रह चुकी हैं और इसीलिए स्पेशली इन्हें बुलाया गया है आज इस बहस में। आपका भी स्वागत। शालिनी हार्डिया जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं और नीलम गुरवे जी भोपाल से जुड़ी हुई। हमारी दोनों संवाददाता, देखिए इनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। यह आक्रोश है जो बच्ची के साथ हुआ है, जो गुड़िया के साथ हुआ है, ये उसका आक्रोश है कि हमारी दोनों संवाददाताओं के पीछे आप भीड़ देखिए। तो शुरुआत मैं आप ही से करूंगा, अरुणा मोहन राव जी। तो आरोपियों को तो दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन को नोटिस दी जा रही है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है मैडम, उसके अकॉर्डिंग 8 से 9 तारीख के बीच पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी थी, लेकिन इनके पास ना तो CCTV फुटेज है और दूसरी चीज, जो आरोपी पकड़ा गया उसका असली नाम बंटी यादव या हनुमान जाटो ये भी नहीं पता है। कई चीजें हैं जो डिलीट की गई है और ये बस गैराज में खड़ी हुई मिली है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बहुत सालों से इस तरह की खबरों से आपका सामना भी होगा जब पुलिस में रही होंगी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वाकई में ये बहुत दुखद घटना है और छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घटना होती है तो मैं नौकरी में रहते हुए बहुत ज़्यादा विचलित होती थी और यही सुनिश्चित करती थी कि ऐसे में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद जो ट्रायल है वो भी एकदम फास्ट कोर्ट में चला जाए ताकि उसको जो है सज़ा बहुत जल्दी से मिल जाए। इसमें जो स्कूल प्रबंधन है उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही कि जिस ड्राइवर को वो रख रहे हैं, कंडक्टर्स को रख रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स इसका कंप्लेन, किसी तरह के कंप्लेन अगर कर रहे हैं, बच्चों का मामला है, तो बहुत गंभीरता से लेके इसकी जांच उनको करना चाहिए था। अब SIT का गठन हो गया है तो मेरे ख्याल में इन सब जितने भी मामले सामने आए हैं इन सब की जांच हो जाएगी और जहां जहां दोषी पाए जाएंगे वहां कड़ी कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी, मेरा ये मानना है।
मैम ऐसी कई घटनाएं इसके पहले भी हुई, मुंबई में भी 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन बार बार ये रिपीट क्यों होता है? जबकि ये इंटरनेशनल स्कूल है, सारी सुरक्षाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसके बावजूद ये एक विकृत एक और बसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी प्रावधान है, इसमें था या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट ये जो घटनाएं बार बार होती है ये विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वही कर सकते हैं। इतनी छोटी बच्चियों के साथ आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। बट इनका मैंने जितना अध्ययन किया है, जनरली ये किसी नशे में होते हैं या फिर शराब पिए होते हैं या कोई ड्रग्स लिए होते हैं, तभी ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटीज जो है आदमी कर सकता है। तो इसकी पूरी जांच हो जाने दीजिए, फिर सामने आ जाएगी बात, सही बात क्या है। नीतू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। नीतू त्रिपाठी जी, वो तो आरोपी था, उसके साथ जो उसकी हेल्प करने वाली थी वो एक महिला थी जिसने हेल्प किया। आमतौर पर जो मैंने जानकारी निकाली है, अगर किसी भी बच्ची की या बच्चे की स्कूल ड्रेस बदली जा रही तो कम से कम पेरेंट्स से बताया जाएगा, चाहे स्कूल में होगा या स्कूली बस में होगा, लेकिन किसी तरह का इत्तला उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब क्या आवाज मुझे नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। सवाल यही है, बहुत सीधा सा सवाल है कि इन्फॉर्म क्यों नहीं किया घर वालों का। ठीक है, स्कूल से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवालों के घेरे में वो भी हैं चूँकि खुद इस पर कहने लगे हैं। तो नीतू जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि महिला हेल्पर इसमें रही है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, आमतौर पर गार्जियन विश्वास कर लेते हैं, वो इसमें थी। और ये भी है, मैंने पता किया कि जब भी बच्ची की स्कूल ड्रेस वगैरह बदली जाती है या स्कूल में या बस में, तो इन्फॉर्म किया जाता है, वो भी नहीं किया गया। हाँ, नहीं किया गया। नहीं, ये तो सही है कि बच्चों की जब ड्रेस बदली जाती है, चाहे वो गंदी हो जाए या किसी कारणवश उसमें इश्यूज आते हैं, तो बच्चे की एक ड्रेस ऑलरेडी उसके बैग में होती, छोटे बच्चे के। हाँ, तो उसको चेंज करते हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ हमने आपके बच्चे की चेंज की है इस वजह से, तो उन्होंने वजह ही नहीं बताई कुछ। और स्कूल वालों ने भी इसे छुपाया, और टीचर नहीं बदलती है, जो लेडीज होती ना वो बदलती, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि हमने तो पानी गिर गया था तो बदली। तो ये इशू नहीं है, पानी तो सूख जाता है, इतनी गर्मी है, उसकी वजह से ड्रेस क्यों चेंज करी? ये तो उन्होंने बात छुपाई ना। पानी में कोई भी बच्चे की ड्रेस नहीं चेंज करता, या तो उस पर दाग लगे हो या बच्चा खुद बोले कि मुझे गीला लग रहा है तो आप मेरी ड्रेस चेंज करें, तभी उसकी ड्रेस चेंज की जा सकती है। नहीं तो बच्चे भी कभी कभी गीली ड्रेस में भी कंफर्ट रहते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि मेरी ड्रेस आप चेंज करिए। तो आपने बिना पूछे उससे कर दी, उसने तो नहीं बोला क्योंकि उसने अपनी मम्मी को भी बताया। तो ये पानी गिरने का कोई इशू नहीं समझ में आता कि उसके पानी गिरने से आपने ड्रेस चेंज कर दी। और बाकी उसकी कोई भी ड्रेस में 3 साल की बच्ची के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ, एक हफ्ते पहले भी उसके साथ इस तरह की हरकत हुई थी। हालांकि पेरेंट्स ने इग्नोर किया। हाँ, वही चीज है कि थोड़ी गलती हमसे भी हो गई। जब पेरेंट्स को बच्चे ने हिंट दिया था, अगर वो हम पहले देख लेते तो शायद ये घटना उसके साथ नहीं घटती। क्योंकि बच्चों की क्या कोई बात होती है, अगर बच्चा छोटा बच्चा है, हमारे पेरेंट्स या माता पिता से कुछ कहता है तो माता पिता को भी उसको सुनना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी गलती हमसे हो गई कि अगर हम सुनते तो शायद हम उनकी योजनाओं पे खरे उतरते, उनकी योजना पूरी ना होती और अब वो हो जाती। तो अब बच्चे का 3 दिन पहले जैसे बच्चे ने बोला, उसको एक चीज़ मिल गई कि बच्चे ने कोई शिकायत नहीं करी, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, ड्राइवर को कोई सूचना नहीं मिली, तो उसके हौसले बढ़ गए उससे कि कुछ नहीं होगा, मैं इसके साथ कुछ करूंगा तो शायद पेरेंट्स ध्यान ना देंगे, इसलिए उसके हौसले बढ़े। बिल्कुल, इसलिए उसके हौसले बढ़े हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये साफ गाइडलाइन है कि स्कूल से, अगर स्कूली बस से बच्चा घर आता जाता है, स्कूल आता जाता है, तो घर तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हमारे साथ नीलम भी है, भोपाल से लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, आपके साथ कुछ लोग भी, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, चूंकि बड़ा आक्रोश है इस खबर। जैसे ही कल ये खबर सामने आई, लोगों में बहुत आक्रोश है और पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए, कैसे अपने बच्चियों को स्कूल भेजें।
जी राहुल, बिल्कुल देखिए, पेरेंट्स के मन में नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं ये डर भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को वो स्कूल प्रबंधन के विश्वास के सहारे भेजते हैं और ख़ास तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए स्कूल प्रबंधन की बातें ही उनका भरोसा होती है कि वो काम पे बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन के भरोसे उनके बच्चे रहते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं इस वक्त हैं जिनके मन में डर है, साथ ही साथ गुस्सा भी। हम उनसे ही सीधे बात करेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है किस तरह के सवाल पैदा होते हैं। मैडम, हमने देखा कि 3.5 साल की बच्ची है जो कुछ ठीक से बता भी नहीं पाती है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो किस तरीके के जो सवाल पैदा होते हैं, क्या कुछ मनोस्थिति दूसरे पेरेंट्स पर भी असर करती है? 3.5 साल की बच्ची अगर नहीं समझती, अगर उसके साथ ये इंसिडेंट होता है तो उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे अगर उसके साथ रैप हुआ है तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। इस हिसाब से बच्चों पेरेंट्स को ऑलरेडी पता चल जाता है, जिसकी FIR ऑलरेडी आपको अपने पास के थाने में करवाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ताकि इंसान को सज़ा मिल सके। अब हम लोग उनके साथ हैं, जैसा भी होगा उस बच्ची के साथ जैसा हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इसमें 376 FIR प्लस पास्को लगती है और जिसमें 10 साल की सज़ा रैप करने वाले को मिलती है। मैडम, एज अ पेरेंट्स क्या कुछ सवाल, क्या कुछ डर होता है जब ऐसी घटनाएं हम लगातार सुनते आते हैं कि छोटे बच्चों के साथ जो है दुष्कर्म हो रहा है या अश्लील हरकतें हो रही है, तो एज अ पेरेंट्स क्या कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात है एजुकेशन सब बच्चों के लिए एक मस्ट है। जो एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चों को मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उस विश्वास से वो अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। तो वो सोचते हैं अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी मुंह मांगी फीस दे रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग फीस लेते हैं, तो हमारे बच्चे सुरक्षित के साथ साथ एजुकेशन भी उनका अच्छा होगा। लेकिन अगर इस तरीके की घटना जो आज उस 3.5 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो आप उस पेरेंट की मनोस्थिति को समझिए कि वो किस तरीके से, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूल्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बड़े बड़े फीस ले रहे हैं, एक बस की आप 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे का चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप इतना पैसा, इतनी मोटी मोटी रकम रहते हैं, तो वो फैसिलिटी तो दीजिए। आज पेरेंट्स अगर आज की खबर सुनने के बाद जितनी बसेस आप देखेंगे, स्कूल वैन्स देखेंगे, आधे से ज़्यादा खाली है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स उनको खुद छोड़ने जा रहे हैं। कई पेरेंट्स तो मैंने जिनसे चर्चा की है, उनका ये है कि जैसे लॉकडाउन में हमने घर में बैठा के बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन क्लासेस, अगर यही हाल रहा तो हम ऑनलाइन बैठ के क्लासेस कराएं बच्चों की, बेहतर है वो यहाँ पर सिक्योर रहेंगे ना कि वहाँ रहेंगे। जो कामकाजी महिलाएँ हैं, कामकाजी फैमिलीज़ हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो बच्चे को किसके भरोसे लेकर जाएंगे? ये सारी चीज़ों को सोचते हैं। और सबसे पहले दोषी तो वो स्कूल प्रबंधन भी है, जिसने इस मामले को दबाया। लोगों का विश्वास तुरंत एक्शन लेना चाहिए था चीजों और ये दोबारा ना हो। मैं आपके पास आऊंगा। ये 1 घंटे की बड़ी बहस है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी कोने में। इसीलिए आज एक बड़ी बहस बुलाई गई है। शालिनी भी हमारे साथ है। शालिनी, आपके साथ भी लोग हैं, आक्रोश तो है ही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं स्कूल बच्ची के साथ या किसी भी बच्ची के साथ दोबारा ना घटे, कम से कम क्या रिएक्शन है पब्लिक में, जरा आप उनसे बातचीत कीजिए। राहुल, देखिए, जब से घटना सामने आई है उसके बाद से एक अलग तरह का डर का माहौल, आक्रोश का माहौल खासतौर पर जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें खासतौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बस में बिठाते हैं और स्कूल भेजते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर मन में एक डर रहता है कि क्या वाकई जो स्कूल है वो बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा क्या बेहतर तरीके से रख सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्हीं से मैं बात करती हूँ। जिस तरह की घटना मैम सामने आई है, इंटरनेशनल स्कूल था, यानी निजी स्कूल था और फैसिलिटी के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा कैसे आप देखती हैं? कटनी में एक 3 साल की बच्ची के संग जो घटना घटी है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है। आज मध्य प्रदेश में 2016 से हम भी देख रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के संग, कभी बड़ी बच्चियों के संग बलात्कार हो जाता है, कई घटनाएं घटती हैं। 2016 से अभी तक अपराध में नंबर 1 आता जा रहा है मध्य प्रदेश। तो क्यों आज जो ऐसी घटना एक 3 साल की बच्ची के संग घटना घटी है, तो आज कोई भी पेरेंट्स, हम ही क्यों नहीं, और कोई भी अपनी बेटियों को असुरक्षित समझ रहे हैं। और लोगों से बात प्रदेश में जो आज घटनाएं घट रही हैं, उनसे हम भी परेशान हैं, हम भी दुखी हैं, क्योंकि सब घर में बच्ची हैं। आज
आज क्या, अब एक बस था सहारा। निश्चित तौर पर कैसे देखती है, आपकी एक छोटी बच्ची है जैसे आपने जिक्र किया था, कैसा अब क्या एक डर है मन के अंदर? डर तो मन में बैठेगा ही ना, जब इतनी छोटी बच्चियों के संग होगा तो डर तो मन में होगा ही सही। हमारे जो खुद को मामा कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? अभी चलो यहाँ केस हुआ, वहाँ केस हुआ, आज स्कूल की बच्ची के साथ केस हुआ, वो भी बस में। कैसे बच्चों को संभाले, कैसे बच्चों को सुरक्षा करे, हमारी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा। आप मुझे बताइए कैसे आप देखती है, क्या एक आक्रोश खास तौर पर देखने को मिलता है? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवराज की चौहान की सरकार आई जब से ऐसा नहीं होना था, जब से ऐसे ही हो रहा। 3 साल की मतलब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। विश्वास है, देखिए शालिनी, विश्वास है लोगों को सरकार से, पर इस तरह का हुआ है। अब लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं। हमारी 2 संवाददाताओं ने जो बात किया उसका निष्कर्ष यही है। अरुणा मोहन जी, मेरा सवाल आप ही से, देखिए आपने भी पब्लिक रिएक्शन सुना। अब लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल कैसे भेजें। अब हमें ऐसा क्या करना होगा मैम, चूंकि आप तो इतनी बड़ी ऑफिसर रही, डीजी रही हैं, महिला सेल में भी आपने काम किया, जो इस तरह की घटना कम से कम दोबारा तो ना हो हमारे प्रदेश में। इसमें जो कोर्ट के गाइडलाइंस है, एक तो उसका पालन हर स्कूल को करना चाहिए, CCTVs लगाना चाहिए, ड्राइवर्स कंडक्टर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। और दूसरा है, हमेशा मैंने देखा है कि एक टीचर जो है वो हमेशा बस के साथ, बच्चों के साथ वो जाते हैं। अब इस घटना में क्यों नहीं टीचर थे, आई डोंट नो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का है कि हर गाड़ी पर एक टीचर को वो नियुक्त करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लास्ट बच्चा जब तक घर तक नहीं पहुंचे वो टीचर उस बस में बैठते हैं। तो इतना सुरक्षा तो, एंड ऑल्सो CCTVs चलना चाहिए और किसी जिम्मेदार अधिकारी जो है उसको उसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए स्कूल से। तो अगर ये सब हम लोग इंश्योर करेंगे, एंड ऐसी जब घटना होती है और लापरवाही किसी की सामने आती है तो डेफिनेटली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब मैं सर्विस में थी, यही हम इंश्योर करती थी कि सज़ा मिलना जो है वो बहुत बड़ी एक सीख मिलती है समाज को कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो मुझे सज़ा मिलती है। तो ये जो मैसेज है ये जाना भी बहुत ज़रूरी है समाज में कि ऐसे लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो नॉर्म्स और गाइडलाइंस है, कोर्ट के भी हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना सभी स्कूल्स प्रबंधन के लिए कंपलसरी है। कड़ी सज़ा मिलना, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने कही है कि कड़ी सज़ा अगर मिले तो वो मैसेज जाता है, उससे लोग भय का माहौल होता है, डर का माहौल होता है, उस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। नीतू जी, यहाँ पर अरुणा जी कह रहे हैं कि कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, और कुछ गाइडलाइन स्कूल की है जो उसने फॉलो नहीं किया है। एक तो टीचर होनी चाहिए, महिला हेल्पर थी, और CCTV फुटेज होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। उस पर यह कहना है कि जैसे अब स्कूल वाले फॉलो नहीं करते कोई रूल, तो हमें एक टीम गठित करनी चाहिए जो जाके स्कूल में ये वॉच करे कि जो हमारे रूल हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के रूल हैं स्कूलों के लिए, प्रबंधकों के लिए, वो जाके वहाँ देखे कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करते तो या तो उनका लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए कि स्कूल ना चलाएं, तभी उनके समझ में आएगा। उनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कि उनकी कोई भी एक्टिविटी को वॉच नहीं करती। रूल तो आप बहुत बनाते हैं कि ये करना चाहिए बच्चे के लिए, वो करना चाहिए, पेरेंट्स को तो आप नोच लेते हैं, फीस लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो सुविधा नहीं अवेलेबल कराते हैं। लेकिन प्रबंधक भी कभी जाके कोई टीम गठित करता है कि जाके स्कूल में चेक करे कि वो जो आपने गाइडलाइंस बनाई है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसका लाइसेंस रद्द करिए, तब स्कूल बंद होंगे ऐसे, तभी सबको समझ में आएगा तो वो फॉलो करना सीख जाएंगे। नहीं तो आप पालक संघ की, तो ये हमारी कमी है कि हम उसको वॉच नहीं कर रहे हैं। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जो गाइडलाइन को चेक कर सके, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम। हमारे पालक संघ में तो है ना, हमारे पालक संघ में तो जितने पेरेंट्स हैं या जितनी भी हमारी टीम है, हम अधिकतर जो रूल बनाते हैं उसको फॉलो हमेशा पेरेंट्स करता है, लेकिन जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो तो नहीं करते ना।
और स्कूलों पर मॉनिटरिंग ये करने तो वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट की योजना है, उनको देखना चाहिए। नहीं, हमारे पास तो है, बट वो हमारी सुनेंगे नहीं ना। वो सुनेंगे गवर्नमेंट की, जिन्होंने उनको अथॉरिटी दी है कि आप स्कूल खोलिए, आप ये इतना बड़ा बनाइए, इतनी बिल्डिंग बनाइए, इतनी फीस लीजिए। तो उनको करना चाहिए। मॉनिटरिंग नहीं जब होती आप है। रूल बता रहे हैं तो आप, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर होती तो ये घटनाएं नहीं घटती। रोज घटनाएं घटती है, कुछ सामने आती है, कुछ नहीं आती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की घटनाएं छुपा लेते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया में आएगी, उनके नाम खराब होंगे। आप सर्वे करिए तो हर रोज एक बच्चे के साथ ये घटना होती है। हम काफी बच्चों से ऐसे मिले हैं जिन्होंने कभी कहीं सूचना ही नहीं दी है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। अरुणा जी, एक चीज यहाँ से निकल कर जिनके सामने आ पेरेंट्स रही जॉब कि करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो बता रही सुनते कि नहीं है। स्कूलों पर मॉनिटरिंग कोई नहीं होती किसी तरह की। वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, हाई कोर्ट की गाइडलाइन का, स्कूल नियम का। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, और अगर है तो चेक नहीं करता। अभी तक किसी ने आपको रिपोर्ट दी है क्या? अभी तक किसी ने रिपोर्ट दी है कि मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, हमारे पास ये सूचना, ये फॉलो कर रहे हैं हमारे नियम? किसी ने आया, कभी न्यूज में आया? बिल्कुल। अरुणा जी, एक समस्या ये भी है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इनके कुछ इंटरनल सिक्योर मॉनिटरिंग सिस्टम्स तो ज़रूर होंगे। उसका जानकारी मुझे ज़्यादा तो नहीं है, बट मॉनिटरिंग ऑफ द स्कूल्स, उनका जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्वालिटी है, ये सब चेकिंग तो होता है। बट सिक्योरिटी के बारे में कितना चेकिंग होता है, ये एक सवाल है। क्योंकि अगर ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही तो हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो जांच होगी वो बहुत एक एग्जाम्पलरी जांच होना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए पूरा स्कूल सिस्टम जो है और ये जो सिक्योरिटी इश्यूज है बच्चों को लेकर, ये एक सोल्यूशन जो है वो निकल के आ जाए, ताकि आगे हमारे फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो। बिल्कुल। नीलम, वहाँ पर आपके साथ कई लोग खड़े हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि ये जो घटना हुई है दोबारा ना घटे, उसके लिए पब्लिक क्या चाहती है। जी राहुल, बिल्कुल हम यहाँ पे जो है महिलाएं इनसे रिएक्शन लेंगे। मैडम, इस तरह की घटनाएं हम आए दिन देखते रहते हैं, बातें होती हैं कि गाइडलाइन बना दी गई है, कमेटी बना दी गई, पर फिर आए दिन फिर घटनाएं रहती है। क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इस तरह की घटना की जो दोहराव रिपीटिशन है वो ना हो? एज अ मदर, एज अ विमेन, एज अ एडवोकेट भी आप लोग का क्या मानना है, क्या सोचते हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन तो बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन गाइडलाइन बनने के बाद फॉलो अप लेना, जैसा कि हमारी गाइडलाइन में बना है कि एक महिला केयर टेकर भी साथ में रहेगी। क्या ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उसकी कोई बच्ची नहीं है 2 साल की, 5 साल की? क्या उस महिला की भी जिम्मेदारी नहीं बनती? हमने हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग केयर टेकर तो वहाँ बैठा दी गई है, लेकिन उस केयर टेकर को अपनी जिम्मेदारी कैसे हम उसको अवगत कराएं, ये तो हर व्यक्ति के अंदर से मन से बात निकलती है। हमने गाइडलाइन दी, केयर टेकर बिठाया, एक कैमरा CCTV रखना चाहिए था वहाँ पे। क्या कैमरे 2 दिन की घटनाओं में टूट गए? 5 दिन बाद ये घटना हो रही, 3 साल की बच्ची क्या अपने मन से ये बात बता पाएगी? हमारे मन में ये बहुत आक्रोश है, क्या वो 8 साल की है जो अपनी पूरी घटना को बता पाएगी? 5 साल मामला क्यों दबाया? स्कूल में बैड टच, गुड टच सिखाया जाता है, क्या बच्ची ने अपने स्कूल में नहीं बताई ये वाली बात? स्कूल में ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि जब बच्चा अपना 5 से 6 घंटे स्कूल में रहता है तो माता पिता वहाँ हम उपस्थित नहीं होते, लेकिन वहाँ टीचर्स उपस्थित होते हैं। उनको ये बात पूछनी चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बच्चा अलग से बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बस आप फीस के लिए पूछेंगे कि बच्चे को मैसेज करेंगे उसके पेरेंट्स को कि आपकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं हुई है? आप उसके बिहेवियर पे भी बात करिए। वो इसमें क्या कह रहे हैं आप, गाइडलाइन पे क्या अकॉर्डिंग करें? इस पर ये करना चाहिए कि जितनी भी गाइडलाइन बनी हुई है हमें उस पर एक मॉनिटरिंग रखनी चाहिए जिसमें सभी महिलाएं हों। महिलाओं में भी ऐसी जहाँ कैमरा हो जो चालू कंडीशन में हो, ये नहीं कि बस सब चीज़ें लगा दी गई हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैडम, इस मामले में भी अब जो है जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, कमेटी बनाई गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ने जो है इस मामले में संज्ञान ले लिया है। हर केस में हम देखते हैं कि इस तरह का संज्ञान ले लिया जाता है, पर फिर दूसरे दिन फिर नया केस हमारे सामने आता है। क्या लगता है कि ऐसा क्या हमारे पास होना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं ना हो, और अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो ऐसा उदाहरण पेश किया जाए, ऐसी नज़ीर पेश किया जाए कि ऐसे दोबारा रिपीटेशन ना हो?
मैडम सबसे पहले तो हमें बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अवेयर करने के बाद माता पिता को अवेयर करना और उसके बाद उन स्कूल वालों को अवेयर करना है कि वो किस तरह से। और जो बिल्कुल नीलम, स्कूल वालों की भी पूरी जिम्मेदारी है। शालिनी, आप भी जरा फटाफट पूछिए, 3-4 लोगों से रिएक्शन लीजिए कि क्या किया जाए उसके साथ की स्कूल प्रबंधन या आरोपी के साथ कि दोबारा ऐसी घटना हमारे समाज में ना घटे। कई लोगों से आप रिएक्शन लीजिए, जल्दी जल्दी बात कीजिए। बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, एक्शन प्लान क्या है और ये रिपीट ना हो इसके लिए आपको लगता है कड़े कानून बनना चाहिए? कैसे आप देखती हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं भोपाल, इसके पहले झारखंड में भी कुछ इस तरह की बहुत बार हो चुकी है और इसके लिए तो कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए, बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। ये घटना अगर किसी पुलिस के बच्चे के साथ या किसी नेता अभिनेता के बच्चे के साथ होती तो शायद कड़े कानून बन जाते। हम तो आम जनता है ना, हमारे साथ होगी तो किसी को क्या फर्क पड़ना है। तो आप कैसे देखती हैं जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है एक कड़ा कठोर कानून बनना चाहिए मैडम, बहुत और इससे भी ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि हम भी बच्चे लेके हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारे भी दिल में डर है कि भाई बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। अब हम भी काम धंधा करते हैं, बच्चों का बेरा तो लगा नहीं सकते। वर्किंग महिलाएं भी है, कैसे आप देखती हैं कैसे रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद एक्शन जरूर हो जाता है लेकिन उसके बाद स्टॉप नहीं हो पाती है चीज़ें। ये शिवराज सिंह मामा है ना, बस वो अपने आप को मामा ही कहलाना चाहेगा, वो बच्चे उनकी सुरक्षा नहीं करेगा। क्या कहते हैं, हमने इतने बच्चों के पीछे इतना लड़ाई लड़ी है पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही। क्या कहते हैं, सब भूख हड़ताल भी कर ली, सब कर ली, पर शिवराज मामा की आंखें ही नहीं खुल रही है। कैसे मैम देखती हैं कड़े कानून की इस समय देश को वाकई ज़रूरत है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी घटना ये है कि बलात्कार, महिला से समझो बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उन्हें तो आप आज़ादी दे रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार हो रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि बिल्किस बानो ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़के 11 अपराधियों को, बलात्कारियों को सजा जेल में पहुंचाया था। उसके बाद भी 15 अगस्त के दिन उन अपराधियों को छोड़ दिया गया है और उनका स्वागत सत्कार क्या है। ये है हमारा मध्य प्रदेश। गुस्सा देखिए इस बात के लिए बेटियों की सुरक्षा हो रही है। हालांकि उनके अच्छे व्यवहार के लिए छोड़ा गया, लेकिन गुस्सा पब्लिक में इस बात को लेकर है और मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई उन्हें छूट नहीं दी जाएगी, अगले दिन कह दिया था शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो अरुणा मोहन राव जी पब्लिक में आक्रोश देख रही हैं, आपने कई चीजों को बताया कि इस तरह की चीजें की जाए तो दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन मैम बार बार वही बात रिपीट होती है। तो प्रथम दृष्टया जो आपने खबर देखी और जानी, आपको इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार लगते हैं? पहली बात ये है कि कानून तो बहुत बने हैं और नया कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्भया कांड के बाद जो अमेंडमेंट आया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी है और बहुत कड़ी सज़ा भी है। लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी जो रणनीति होना चाहिए ये है कि एकदम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स के साथ। उनको एक बहुत जीवित संवाद हमेशा होते रहना चाहिए। और क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, 3 साल 3.5 साल, वो क्या बताएगी, वो कुछ नहीं बता पाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द स्कूल एंड ऑल्सो विद द पेरेंट्स के क्या हो रहा है। और जब बच्चा या बच्ची घर आती है तो उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो किसी ट्रॉमा में है, ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि कोई चेंज तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है बच्चा, या कोई टेंशन में तो नहीं है बच्चा। तो लेकिन बहुत सारा टाइम जो है रहता है, तो उसका जो बिहेवियर है उसको जानना जो टीचर्स है, काउंसलर्स है स्कूल में, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो एक्चुअली एक बच्चे को लेकर हम पूरा सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है। जो भी बच्चे के कांटेक्ट में आते हैं उनकी जिम्मेदारी है बच्चे को सेफ रखने के लिए। तो हमारे पूरे गाइडलाइंस है, हमारे लॉ है, हमारा कानून बना हुआ है, सब कुछ इन प्लेस है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। बट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, उसका चेकिंग करना है, ये सब जो है ये बहुत और स्ट्रिक्ट और बहुत टाइम बाउंड शेड्यूल्ड होना चाहिए। बिल्कुल नीतू जी, देखिए गाइडलाइन तो है आपने बना दी, लेकिन आप चेक कितना करते हैं, फॉलो कितना करते हैं, यही सवाल उठा रही हैं अरुणा जी।
राजधानी के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की जिस बस में ड्राइवर ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसे पुलिस ने जब्त कर थाने में ले आई है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बस में सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन फुटेज डिलीट क्यों किया गया? स्कूल प्रबंधन तो यह कह रहा है कि 3 से 4 दिन के बाद वो फुटेज डिलीट कर देते हैं, लेकिन कंप्लेन तो 9 तारीख को कर दी गई थी, तो डिलीट क्यों हुआ? बस को पुलिस गैराज से उठाकर लाई है। ऐसे में आशंका यह भी है कि कहीं बस से साक्ष्य मिट तो नहीं गया या मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। मामला इतना संगीन है कि पुलिस जांच से जुड़े हर तथ्य की कड़ी को जोड़ रही है। ठीक ठाक बस गैराज में क्यों खड़ी थी, यह भी सवाल उठ रहा है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं घटना स्थल जो कि एक बस थी, बस को जब्त कर लिया गया है। बाकी अभी विवेचना जारी है। विवेचना में आए तथ्यों पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हमने बस को जब्त किया है। बस के अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो आज हम लोग जाके तहकीकात करेंगे उसकी। FIR के आधार पर हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे वो पता चलेंगे। आरोपी द्वारा अभी इसकी कोई वो नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं महिला थाने के अंदर, जहां पर जिस बस के अंदर बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस ने उस बस को जब्त कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही बस है जिस बस के अंदर मासूम जो 3.5 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। ये 54 नंबर की बस है जो स्कूल से रवाना होती है छुट्टी होने के बाद। 12 बजे वहाँ से रवाना होती है और 1 बजे वहाँ पहुँचती है। लेकिन जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया उस दिन FIR के मुताबिक या परिजनों के मुताबिक, जो बच्ची की मां है उसके मुताबिक 1:30 पर उनकी बच्ची घर पहुंची थी। यानी कि इस आधा घंटे के अंदर कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हुई, बच्ची की ड्रेस बदली गई। इस बात की पुष्टि जो आया है वो पुलिस के बयानों में कर रही है, लेकिन पुलिस अभी आया के बयानों को तस्दीक कर रही है। क्या इसमें क्या क्या आगे हो सकता है। लेकिन अगर बता दें कि ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली है, और राजधानी भोपाल शहर के अंदर अगर इस तरह की कोई घटना सामने आ रही है तो ये बड़ा सवाल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कई मापदंड और कायदे बनाए गए हैं, मगर ये सब फाइलों में दफन होते जा रहे हैं। पेरेंट्स की भूमिका अहम है। पेरेंट्स को जरा सी भी इस तरह की कोई चूक नज़र आए तो उनको आवाज़ उठाना होगा। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। बिल्कुल यही तो सवाल भी उठ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज था और 9 तारीख को कंप्लेन कर दी गई, 8 तारीख को FIR लिखी गई। बकायदा देखिए FIR की कॉपी मेरे पास है। इसमें जिक्र है कि दिनांक 8 सितंबर 2022 को मेरी बेटी स्कूल से 1:30 बजे घर आई और मेरे पिता मेरी बेटी को घर लेकर आए। तमाम 3 पेज का है जो लिखा गया है। तो आपने डिलीट क्यों कर दिया? स्कूल प्रबंधन ने यह कहा है कि आमतौर पर वो 3 से 4 दिन के बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन कंप्लेन तो 9 तारीख को हो गई थी, फिर डिलीट क्यों किया गया? एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल बस को पुलिस ने गैराज से बरामद किया है, तो क्या अच्छी खासी ठीक ठाक बस खराब हो गई थी, उसे गैराज क्यों भेजा गया? सवाल ये भी कि इससे साक्ष्य मिटाए गए हैं। कई अहम सवाल हैं। तो 2 हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं जो पब्लिक के बीच में लगातार उनसे रिएक्शन ले रही हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ नीतू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। नीतू जी, कई ऐसे सवाल हैं जो स्कूल को भी सवालों के घेरे में लाते हैं। देखिए कई सवाल हैं। एक सवाल आपने इसमें एक चीज गौर करी कि पुलिस स्कूल वालों ने ये तो बोल दिया कि 3 से 4 दिन में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, लेकिन आप चेक नहीं करते क्या कि उसकी घटना चेक करके तभी तो रिकॉर्डिंग डिलीट करिए ना। आप उसको देखते नहीं है क्या कि ये रिकॉर्डिंग में है क्या, अच्छाई चीज है कि बुराई चीज है, कुछ तो देखते हैं कि नहीं देखते? तो आपने उसको चेक क्यों नहीं किया? बिना चेक करे डिलीट कर दिया, तो ये सवाल नहीं है। मतलब आप कैमरा लगा रहे हैं, मतलब बेफालतू है कि आपने कैमरा लगाया, उसकी रिकॉर्डिंग जब आप देख नहीं रहे हैं, पिक्चर देख नहीं रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं 3 से 4 दिन, तो लगाने का मतलब क्या है? सिर्फ पब्लिक को पागल बनाना? बिल्कुल, ये आप वॉच करो ना कि किसके साथ क्या घटना घट रही है। बच्चा स्टॉप पे पहुंच रहा है या उसके पेरेंट्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, आप वॉच नहीं करते हो? हमसे तो पैसा ले रहे हो ना आप। गरीब से गरीब पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ाता है कि वहां सुविधा मिले, तो लेकिन आप सुविधा के नाम पे तो हमको झांसा दे रहे हो। कैमरा लगा दिया, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग आप चेक नहीं कर रहे हो।
बिल्कुल, नीलम हमारे साथ कुछ अधिवक्ताओं के साथ ही ये सवाल हैं, तो लगातार सबसे बड़ा वो उनसे बातचीत भी कर रही हैं। नीलम, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है, आपने तो ये पूछा कि घटनाएं कैसे रुकी, लेकिन ये भी अहम सवाल जरा उन अधिवक्ताओं से पूछे। उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिन में डिलीट कर देते हैं, लेकिन कंप्लेन तो उनके घर वालों ने अगले ही दिन कर दिया। तो अब क्या बनता है? क्या ये क्या इसके बाद सवालों के घेरे में आएगा स्कूल? क्यों ऐसा किया और क्या सजा हो सकती है? जरा उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल राहुल, हमारे साथ कुछ एडवोकेट भी यहाँ पर है। सर, एक बात और यहाँ सामने आ रही है कि स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दिया। प्रबंधन ने तर्क दिया है कि 3 से 4 दिन में अमूमन वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देते हैं। शिकायत ही 9 तारीख को हो चुकी थी, उसके बाद भी डिलीट कर दिया गया है। ये एक बड़ी लापरवाही। ऐसे में अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो क्या कुछ स्कूल प्रबंधन के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, डेटा रिटेंशन जो स्कीम होती है, डेटा एटलीस्ट 15 डेज तक आपको तो किसी भी चीज़ का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना है। दिस इज़ द स्कीम, दिस इज़ द लॉ। दूसरी बात, जहाँ तक स्कूल का सवाल है तो स्कूल की अकाउंटेबिलिटी पूरी है। सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि उसका एफिलिएशन रद्द करे, क्योंकि जब तक इन स्कूलों को ये सबक नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा छापने की मशीन बन गए हैं। दे आर डूइंग नथिंग। जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनके विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट टेकिंग द फीस और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मेरी भी एक 3.5 साल की बच्ची जो जाती है अभी स्कूल, तो मुझे उसके लिए भी डर है अब कि मुझे ऐसा स्कूल में भेजना चाहिए कि नहीं। बिल्लाबोंग एंड देयर आर मेनी अदर स्कूल्स जो सिर्फ पैसा छापने का काम कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। और दिस होल एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिव्यूड, ये मेरा कहना है, क्योंकि इस सिस्टम का रिव्यू होना, कभी विस्तृत चर्चा होगी तो इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी इन ऐसे वैशी दरिंदों को सामाजिक रूप से इनको सज़ा दी जानी चाहिए। कानून तो है जो अपना काम करेगा, बट सामाजिक रूप से भी इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और स्कूल को सबसे पहले बंद किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण इसमें बहुत बड़े 2 चीज़ें होती हैं। ये किसी ना किसी राजनीतिक संरक्षण होगा स्कूल को, इसलिए वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी है जो इनको संरक्षण दे रहा है। संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी भी इसमें क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। पहले आप उनको हटाइए ना। आप जब तक इन लोगों को नहीं हटाएंगे, आप कैसे न्याय दिला पाएंगे उस छोटी सी बच्ची को? यही मेरा कहना। जी बिल्कुल। तो राहुल, देखा आपने ऐसे सुना कि एक कानून है या एक ऐसा टर्म है जो कहता है कि 15 दिन के पहले कोई भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं किया जा सकता। स्कूल प्रबंधन 3 से 4 दिन में डिलीट कर देता। हम यहाँ पे भी और भी पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। सर, इतना ये जो हम कह सकते हैं कि डराने वाली घटना, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए। कामकाजी आजकल माता पिता दोनों होते हैं, स्कूल प्रबंधन के सारे बच्चों को भेज दिया जाता है, तगड़ी फीस वसूली जाती है। हमने कोरोना काल में भी देखा, फीस में कोई कोताही नहीं बरती स्कूल वालों ने, परेशान कर करके। अब इस तरह की घटनाएं क्या सोचने पर मजबूर कर देती, कितना डर पैदा कर देती है? निश्चित है, डर की बात है, बहुत ज़्यादा डर की बात है। पेरेंट्स भी डरेंगे। जो छोटी बच्चियां निकल रही हैं, जब तक वो सुरक्षित घर ना आ जाएं, तब तक उनसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति डरेगा और उस पर कार्रवाई भी उचित होगी। स्कूल का, जैसे अभी मेरे कलीग ने बताया, स्कूल पे अच्छी कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमें एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कि बच्चियों के मामले में एक ही प्रकरण नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, आपका भी, शालिनी आपका भी, और प्रिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से जानकारी दी और ये बताया हमारे दर्शकों को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां पर लोगों के मन में था कि ऐसे अपराधियों को सामाजिक रूप से सजा देनी चाहिए, जिससे हमारे रिपोर्टर ने बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिलावोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में मासूम के साथ हुई घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले ड्राइवर का नाम हनुमंत जाटव उर्फ बंटी यादव है, यानी नाम और जाति दोनों फर्जी हैं। IBC 24 आरोपी के घर और दुकान पहुंची, जहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने। महज 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहा है। IBC की 24 की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर उसका जो आय का दूसरा स्रोत था वो संचालित होता था। ये चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान उसके पिता और कभी यदा कदा वो जो ड्राइवर था हनुमंत जाटव वो भी यहाँ बैठ जाया करता था। लेकिन
हनुमंत जाटव के पकड़े जाने के बाद से ये आज दुकान बंद पड़ी हुई है, वीराना, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान, ये चाय की टपरी जो प्रसिद्ध है यहाँ पर इस क्षेत्र में, शाहपुरा अजय नगर में, जो ये प्रसिद्ध थी, जो आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। और हम इस समय जो आरोपी बनाया है पुलिस ने, हनुमंत जाटव जो नाम बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसके घर पर मौजूद है, लेकिन घर पे अभी ये घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। घर में जो है घर के सदस्य कहाँ पर हैं ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो पुलिस ने आरोपी बनाया उसके घर पर मौजूद हम कुछ बात करें लोगों से। आंटी, आप पड़ोस में रहते हैं, कैसा क्या व्यवहार था उसका, कुछ जानते थे आप? भाई जानते थे आप उसको? अपन नहीं जानते भैया। ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई है अंदर? अंकल, शायद घर में कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा अंदर से दरवाज़ा बंद है। फिर भी हमने प्रयास किया कि कोई नहीं है घर के अंदर। ये आरोपी जो ड्राइवर है उसका घर है। इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो दुकान की थी, जहां पर कभी यदा कदा वो पिताजी के साथ बैठकर हाथ बटाता था, दूसरा आय का स्रोत था। लेकिन अब जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। जांच के बाद और आगे क्या कार्रवाई होगी ये जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। कैमरामैन बीरन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि बच्ची के साथ रेप में एक महिला ने साथ दिया है, ये और भी डराता है। बहुत शुक्रिया इस बहस में आप सब जुड़ने के लिए।